हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीछे के क्लास में हमने असामान्यता के संबंध में, विभिन्न विचारों के संबंध में चर्चा की थी, जिसमें से हमने कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हुए पाषाण युग, स्टोन एज एवं प्रारंभिक दार्शनिक एवं मेडिकल विचारधाराओं पर चर्चा की थी, जिसमें हिप्पोक्रेट्स के कंट्रीब्यूशन के बारे में हमने चर्चा की थी। और आप लोगों को पहले पहल मालूम होगा कि हिस्टीरिया के कारण एवं उनके अनुसार निराकरण क्या थे, इसकी चर्चा की थी। अब हम लोग तीसरे कंट्रीब्यूटर के रूप में, जो कि प्रारंभिक दार्शनिक एवं मेडिकल साइंस के तहत ही आता है, वह है प्लेटो एवं अरस्तु का विचार। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लेटो एक बहुत ही बड़े दार्शनिक हुए हैं और एरिस्टोटल या अरस्तु उनका शिष्य था। इन लोगों ने मानसिक असामान्यताओं के कारणों की विस्तृत चर्चा की और मानवतावादी दृष्टिकोण, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के आधार पर असामान्य व्यक्तियों के इलाज की बात की। जैसा कि पूर्व के काल में हमने देखा कि पाषाण युग में किस तरह से इलाज किया जाता था, लेकिन आधुनिक विचारधारा या मॉडर्न युग जब आने की बात हो रही थी और मेडिकल विचारधारा डेवलप हो रही थी, तो इन लोगों का विचारधारा अलग था और ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के आधार पर मानसिक असामान्य व्यक्तियों के इलाज की बात करते थे। उनका कहना था कि शारीरिक आवश्यकताओं, फिजिकल नीड्स एवं व्यवहार का यदि ठीक तरह से अध्ययन किया जाए एवं उसमें खामियों को दूर किया जाए, उसका निवारण किया जाए, व्यवहार में पाए जाने वाले कमियों पर हम यदि मैनेजमेंट ठीक तरह से करें, तो असामान्यता का जो गुण है उसको हम दूर कर सकते हैं। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक हुई, जिसमें बौद्धिक एवं अन्य क्षमताओं पर बल दिया। इंडिविजुअल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट भी उस पुस्तक में कुछ हद तक आया। व्यक्ति का व्यवहार, चिंतन, सामाजिक सांस्कृतिक कारण आदि को इन्होंने मानसिक असमानता का कारण माना। लेकिन अरस्तु तो आधुनिक दृष्टिकोण से कुछ हद तक मेडिकल के आधार पे असामान्य व्यक्तियों की इलाज करते भी थे, लेकिन प्लेटो में के विचारों को यदि देखा जाएगा तो अंततः हम यही कह सकते हैं कि प्लेटो साहब उसी तरह से उपचार करने की बात करते थे जिस तरह से पूर्व के काल में दैविक शक्तियों के आधार पे विचार की बात होती थी। अब तीसरे कंट्रीब्यूटर का वर्गीकरण ग्रीक एवं रोमन के विद्वानों का योगदान के रूप में किया जाता है। ग्रीक के विद्वानों का ऐसा मत था कि मानसिक रोगियों का इलाज मंदिरों एवं गिरजाघरों में किया जा सकता है, और इन्होंने इस ज़माने में ग्रीक के मनोवैज्ञानिकों ने या दार्शनिकों ने कहिए कि बड़े बड़े आरोग्यशालाओं का निर्माण करना शुरू किया। और इन लोगों का कहना था कि यदि मानसिक असामान्य व्यक्ति को पहले की परिस्थिति में, जब पाषाण युग में देखेंगे, तो उस परिधि में मानसिक असामान्य व्यक्तियों को बहुत ही खराब स्थिति में रखा जाता था। उनको काले बंद कमरे में, जो न तो वेल वेंटिलेटेड होते थे, न सूरज की रोशनी आती थी, अमानवीय तरीक़ों से उनको खाना दिया जाता था, अमानवीय तरीक़ों से उनको रखा जाता था, तो वह मानसिक रोगी ठीक ही नहीं हो पाते थे। ठीक इसके विपरीत ग्रीक के जो फिलोसफर थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मानसिक रोगियों को अच्छी स्थिति में रखना चाहिए और उनके लिए अलग से इलाज के लिए हॉस्पिटल्स होने चाहिए और अच्छे खुशनुमा माहौल में
उन्हें रख कर उन्हें सामान्य बनाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने नाचने, गाने, संगीत सुनने, बागवानी करने और कसरत करने, एक नई प्रकार के जल नीति या जल के द्वारा मानसिक असमानता को दूर करने की स्थिति, इन सब चीज़ों की बात की। इसके अलावा इन्होंने एक विशेष परिस्थिति की बात की जिसमें शरीर से ब्लड निकलने का भी कॉन्सेप्ट था। इन लोगों का मानना था कि शरीर से यदि ब्लड को निकाल दिया जाए तो यांत्रिक दबाव को वह कम करने में सक्षम होता है और यांत्रिक दबाव को कम होने के कारण मानसिक असमानता कम हो जाती है। इसी के साथ रोमन विद्वानों की भी चर्चा हम करेंगे। रोमन विद्वानों में एस्केलियट्स, सिसरो, एरिटियस, गेलेन आदि जितने भी फिलोसफर थे उनका नाम बहुत ही प्रमुखता से उस समय लिया जाने लगा था। इसी क्रम में सिसरो का नाम बहुत ही प्रमुख हुआ और सिसरो ने कहा कि सांवेगिक कारण, इमोशनल फैक्टर्स को एबनॉर्मलिटी का सबसे बड़ा कारण माना, जबकि गेलन महोदय ने मानसिक एवं शारीरिक दोनों कारणों को मानसिक असमानता का कारण बताया। सिसरो ने बताया कि मैनिया तथा मेलांकोनिया दोनों में मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति अलग अलग होती है, अर्थात दोनों के गुण अलग अलग होते हैं, दोनों के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। मानसिक रोग को दो कारणों से होता हुआ उन्होंने बताया, जिसमें मेंटल और फिजिकल कारणों की चर्चा की। पुनः उपरोक्त मनोवैज्ञानिकों के मरने के बाद, या यह कह लीजिए कि उपरोक्त जितने भी मनोवैज्ञानिक थे उनके बाद, उनके फिलॉसफी के बाद एक अलग युग का प्रारंभ माना जाता है, जिसको कि हम लोग डार्क एज या अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। यह ग्रीक में 500 एडी तक की अवधि को माना जाता है। इस अवधि में जितने भी फिलोसफर हुए उन लोगों का वही सोच रहा जो पहले पाषाण युग में था, और वह हर एक चीज़ को दुष्ट आत्मा का शरीर में प्रवेश करने के आधार पर देखते थे। मतलब कि असामान्यता का कारण वो लोग मानते थे कि कोई दुष्ट आत्मा होती है जो व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती है और इस तरह से असामान्यता का गुण विकसित करता है, और इसीलिए इस तरह के विचारधारा को डार्क एज के नाम पर माना जाता है। अर्थात जब हम देखेंगे कि मेडिकल विचारधाराएं या सिसरो के, अरस्तु के, प्लेटो के, हिप्पोक्रेट्स वगैरह की जो गैलेन की विचारधाराएं थी, उसके बाद अचानक से एक विराम लग गया और बहुत से फिलोसफर ऐसे आए जो पुनः पुरानी पद्धति पे सोचना शुरू किए और आत्मा, बुरी प्रवृत्ति, इसको असामान्यता का कारण बताने लगे। और जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जो नए कॉन्सेप्ट थे, जिसमें मानवतावादी दृष्टिकोण, इलाज करना, सुखद परिस्थिति में रखना, आरोग्यशालाओं का निर्माण करना, इन सबों की चर्चा को वो लोग भूल गए। तो जितना भी पूर्व के मनोवैज्ञानिकों या फिलोसफर के द्वारा काम किया गया था वह पीछे की ओर धकेला जा चुका था और एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसे डार्क एज के नाम पे कहा जाता है, अंधकार युग। चौथा वर्गीकरण जो हम लोग करते हैं वह है इस्लामिक देशों में असामान्यता के गुणों का विकास। इस्लामिक देशों में खासकर बगदाद एक ऐसा देश था जहां 792 ईस्वी में सबसे पहले मानसिक अस्पताल की स्थापना हुई और वहाँ भी मानसिक रोगियों का इलाज सर्वप्रथम होने लगा। एब ईसना नामक एक मनोवैज्ञानिक थे या फिलोसफर थे, या उनको चिकित्सक कह लीजिए, जिनको कि चिकित्सकों का राजकुमार के पद से भी नवाजा गया।
और उनको द कैनन ऑफ मेडिसिन की उपाधि भी दी गई और इस नाम से भी वे जाने जाते थे। उनको इस नाम से जानने के पीछे तर्क था कि उसने इस नाम से ही एक पुस्तक की भी रचना की थी और जो जितने भी मुस्लिम कंट्री थे उसमें इन्होंने बहुत ही ज़्यादा व्यापक प्रचार प्रसार किया, जिससे कि मानसिक रोगियों का मानवतावादी दृष्टिकोण से और ह्यूमन एस्पेक्ट से, मानवीय पहलू पर ध्यान देते हुए इलाज करने का इन्होंने ज़्यादा बल दिया। इस कारण से इनको मतलब कि एब इसना को चिकित्सकों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमने आज जितनी भी बातें की, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मध्य युग, जिसे 500 एडी से 1500 एडी के बीच में का जो काल है वह मध्य युग के नाम से जाना जाता है। उसमें हम लोग देखेंगे कि मध्य युग का जो काल था, उस युग में असामान्यता एवं मानसिक रोगियों के बारे में उस समय के दार्शनिकों का, मनोवैज्ञानिकों का क्या योगदान था। लेकिन मूलतः संक्षेप में यदि हम चर्चा तो विस्तृत रूप से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन यदि मूलतः नक्सल में कहा जाए तो वह जो युग था जिसे मध्य युग के नाम से जाना जाता है, उसमें पुनः एक बार मानवीय शक्तियों के आधार पर इलाज करने की बात मनोवैज्ञानिकों ने की और उसके आधार पे इसकी मानसिक रोगियों की चर्चा होने लगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मध्य युग में असामान्य मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, या यह कह लीजिए कि फिलोसफर्स के द्वारा किस प्रकार से असामान्य व्यक्तियों की चिकित्सा की बात की, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग उसको एक बार पढ़िएगा, समझिएगा और पीछे जितने भी क्लास में बातें की गई हैं उसको एक बार रिवाइज कीजिएगा। मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर है। आप कोई भी प्रश्न आप हमसे शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, तो हमें खुशी महसूस होगी। थैंक यू।